क्लास 10th की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th की, ये 12th में भी है, लगभग सिमिलर है। यहाँ पे क्लास 10th की बात करेंगे, यहाँ से लगभग आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं विद्युत धारा से, ठीक है। तो उसका पहला हेडिंग क्या है? आवेश। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र और क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर किसके होता है? यानी के, ठीक है। जहाँ एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी कि आवेश, यहाँ पे बात चल रही है किसकी? यहाँ पे एक बात है विद्युत क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र। पहले हम बात कर ले रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और दूसरी हम बात कर ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो कोई आवेशित पिंड है, जैसे किसी भी आवेशित पिंड के चारों तरफ का वह भाग जहाँ पे उसके बलों का हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। किसी आवेशित पिंड के चारों तरफ का वह भाग जहाँ पे उसके बलों का अनुभव किया जा सके। जैसे मान लो आवेश है, पहले घरों में क्या लगा रहता था कि अर्थिंग लगी हुई होती थी। अर्थिंग में क्या होता था? जैसे ही अगर हम उसके एक निश्चित क्षेत्र में जाते थे तो हमारे हाथ में झंझनाहट पैदा हो जाती थी, और जैसे अर्थिंग से दूर जाते थे झंझनाहट होना बंद हो जाती थी। कहने का मतलब उसका एक निश्चित क्षेत्र होता था, अगर उसके क्षेत्र में जाते थे तो करंट मारता था, अगर क्षेत्र से बाहर चले जाते तो करंट मारना क्या हो जाता था? बंद हो जाता था, ठीक है। वैसे सेम चीज़ होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे इस चुंबक के बलों का क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अब ये क्या है? जैसे एक चुंबक है, अगर हम छोटे से थे तो एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लाने पे वो आकर्षित कर ले रहा था, अपनी तरफ चिपका ले रहा था। लेकिन जैसे उसके क्षेत्र से बाहर निकाल रहे थे तो वो आकर्षित करना क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। अब चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इसके अनुसार क्या होगी? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे इसके बलों का अनुभव किया जा सके उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेशित पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे उसके बलों का अनुभव किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, अगली हेडिंग आवेश के प्रकार पे चल रहे हैं, ठीक है, कि आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बात पहले उस पर आज चलेगी डिटेल में, और ये चैप्टर ऐसे आप पढ़ेंगे कि कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात आती है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। अब यहाँ पे आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है धनावेश, धनावेश, धनावेश। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश। अब ये धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है कि धनावेश वह होता है इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। और इसमें जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसके ऊपर कौन सा आ जाता है? ऋणावेश। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब धनावेश कब कब आता है, किन पदार्थों पे? हम उदाहरण में ले रहे हैं जैसे सोडियम का बात कर ले रहे हैं। सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? 2, 8 और 1। अगर लास्ट ऑर्बिटल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा, ठीक है। क्यों त्यागेगा? क्योंकि ये अपने लास्ट ऑर्बिटल में क्या बनाएगा? अष्टक बनाना चाहेगा। अगर यहाँ पे 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। और इलेक्ट्रॉन त्याग होते ही अब जैसे ये दूसरे को उधार देगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश, ठीक है। फिर आगे बात चलते हैं ऋणावेश क्या होता है। अब जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। अब यहाँ पे 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक चार्ज, ठीक है। तो वही होता है धनावेश। जैसे धनावेश क्या होता है कि किसी
इलेक्ट्रॉन का त्यागना धनावेश कहलाता है, धनावेश कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर अपने आप कौन सा चार्ज आ जाता है, धनावेश। जैसे उदाहरण में बताया गया कि सोडियम 2, 8 और 1, अगर सोडियम के लास्ट ऑर्बिटल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो उधार देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश, और जो उधार लेगा, जो उधार ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऋणावेश, ठीक है। तो धनावेश मोटी मोटी भाषा में जाने कि धनावेश कब आता है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना धनावेश कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कौन सा आवेश हो जाता है, ऋणावेश। जैसे उदाहरण में देखा जाए, मान लो ये राम है और ये कौन से हैं, ये श्याम है, ठीक है। अब मान लो राम ने श्याम को कितने रुपए उधार दे दिए, 100 रुपए, ये श्याम को इसने दे दिए 100 रुपए उधार दे दिए, ठीक है। अब उधार दे दिए, अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अब जैसे इन्होंने बोला कि अगर 1 साल में तुम मेरा पैसा दे रहे हो तो उस पर हम 10% 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। कहने का मतलब ये 100 रुपये पाए, अब इनका ये तो 100 रुपये धनात्मक है ही है, और उसके साथ साथ इनको कितने रुपए और मिलेगा, 10 रुपये। कहने का मतलब ये पहले से किस में है, धनात्मक में, यानी कि जो उधार देता है वो हमेशा धनात्मक में रहता है। अब मान लो ये 100 रुपये उधार लिए हैं, ये तो पहले से ही ऋणात्मक में आ गए, मतलब उनका 100 रुपये तो देना ही देना होगा और ये 10 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। कहने का मतलब राम के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, और इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। यानी कि जो उधार देता है उसके ऊपर होता है धनावेश और जो उधार लेता है उसके ऊपर कौन सा आता है, ऋणावेश, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चला जाए, चलिए ठीक है। तो धनावेश और ऋणावेश यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा कि धनावेश जो इलेक्ट्रॉन का त्यागता है उसको हम कहते हैं धनावेश, उसके ऊपर आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ऋणावेश, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, बात आगे क्या होती है, अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग है विद्युत विभव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी, विद्युत विभव क्या होता है। आगे चल रहे हैं, विद्युत विभव, अगली हेडिंग आपकी है विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विद्युत विभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या होता है, जैसे विद्युत विभव की बात की जाए कि विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है आपका, विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है, जैसे मान लो अभी बताया गया कि कोई आवेशित पिंड है, अगर आवेशित पिंड है तो उसके चारों तरफ अपने आप क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बताया गया। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, कोई आवेशित पिंड है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्लियर एकदम यहाँ पे कि अगर कोई आवेशित पिंड है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब मान लो यहाँ पे अनंत पे कोई आवेश रखा है, इसको हम मान रहे हैं कोई आवेश, परीक्षण आवेश को बोला जाता है, इसके ऊपर धनात्मक चार्ज आता है, लेकिन आपके हाई स्कूल में दिया है आवेश, ठीक है। तो अगर कोई आवेश कहाँ पे रखा है, अनंत पर, अनंत पे कोई आवेश रखा है तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, ठीक है, अनंत पर रखे किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को हम किससे दिखाते हैं, W से। W मतलब क्या होता है, वर्क, किया गया कार्य। हमें जाहिर सी बात है अगर यहाँ से यहाँ तक आवेश को लेकर आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, जैसे आवेश यहाँ पे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, कार्य तो कर ही रहे हैं ना। तो आवेश, अनंत पर रखे आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बटे ये क्या हो जाएगा, Q, यानी कि V बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, इसको हम बोलते हैं कार्य, कार्य बटे क्या हो जाएगा, आवेश, ठीक है। कार्य बटे आवेश क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखें तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी विद्युत विभव की, कि अनंत पर रखे परीक्षण आवेश, या परीक्षण आवेश क्या, आवेश बोल देना, ठीक, रखे आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को
आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया V बराबर क्या होता है? W/Q। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, और इसका एक मात्रक होता है, उस मात्रक को हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुई। आगे चला जाए दूसरी हेडिंग पे। चलिए दूसरी हेडिंग की बात करते हैं हम। अब इसी में विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है, इसी कड़ी में हम जोड़ेंगे, इसी वाली में। ठीक है, इसी में हम जोड़ दे रहे हैं। इसकी दो डिफिनीशन बताएंगे, एक हाई स्कूल आपके बुक की भाषा बताएंगे और हम एक अपनी भाषा बताएंगे। कि आगे हेडिंग है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विभवांतर सेम ऐसे ही है, वो भी विभव की तरह। विद्युत विभवांतर क्या होता है? अब मान लो ये कोई आवेशित पिंड है। ठीक है, आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड। ठीक, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र। अब इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? कि अनंत पर रखे किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे, अनंत पर रखे किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, उसमें क्या था? एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश। इसमें क्या है कि अनंत पर रखे किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी भाषा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, हम इसको लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कि आवेश विद्युत विभवांतर क्या होता है? कि आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसमें क्या था? एक बिंदु पे लेके आते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। अब हम आपकी हाई स्कूल की बात करते हैं, उसमें कैसी परिभाषा दी गई है? मान लो कोई ऐसे तार है, एक वायर है, चालक तार, इसमें विद्युत क्षेत्र को आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब ए से लेके कहाँ तक? बी तक। अब कोई आवेश यहाँ पे क्यू आवेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से आवेश को यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W/ आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा कि एकांक धनावेश को चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा एकांक धनावेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है? कि चाहे हमारी भाषा में लिखो कि अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा एकांक धनावेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। अब ये हाई स्कूल की भाषा क्या है? कि किसी चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। सेम वही इसकी भी होगी जो विद्युत विभव की थी। ठीक है, सारी चीज़ें, इसकी बीमाएँ भी, इसका जो मात्रक होता है वो भी। आगे चला जाए बात। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। आगे बात क्या हो रही है देखिए। दोस्तों, अब अगली हेडिंग है, इसी के आगे क्रम में अगली हेडिंग है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा हम किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q/T, यानी कि आवेश बटे समय। और विद्युत धारा कैसी? विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं?
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर ये पूछी जाए ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, विद्युत धारा कौन सी राशि है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, क्यों अदिश राशि है? इसमें तो पहले क्या होता है, इसमें धारा भी होती है, इसमें दिशा भी होती है, दिशा, और दिशा के साथ साथ इसमें क्या होता है? परिमाण भी होता है। दिशा और परिमाण दोनों होने के साथ साथ विद्युत धारा एक अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि यह किसका नियम, बीजगणितीय योग नियम का पालन, बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करती। ये तीसरे नियम का पालन नहीं करती। अगर इसलिए ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश राशि किस लिए होती है? इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ये सिर्फ क्या नहीं पालन, किसका पालन नहीं करती? बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि। जैसे उदाहरण में बताया जाए कि मान लो यहाँ से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक बल्ब इस साइड से लगा है और एक बल्ब इस साइड से लगा है। अब धाराएं बढ़ जाएंगी, 5 एम्पियर इस साइड में जाएगी और 5 एम्पियर इस साइड में जाएगी। अगर ये बीजगणितीय योग का पालन करती तो 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाता है? यहाँ पे 0। अगर 5 माइनस 5 अगर ये बीजगणितीय योग का पालन करती तो 5 और 5 दोनों विपरीत दिशाओं में है, यही दिशा में जा रही है, दिशा में दोनों बराबर होकर 0, तो ना तो ये बढ़ता ना तो ये बढ़ता, लेकिन फिर भी बढ़ता है। कहने का मतलब कि ये बीजगणितीय योग का पालन नहीं कर, तब भी बल्ब बढ़ता है। ठीक है, तो भी बल्ब बढ़ता है। इस साइड में 5 एम्पियर जाते, इस साइड में 5, अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो बल्ब को नहीं बढ़ना चाहिए था। तो इसलिए ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक, आगे बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगली हेडिंग, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा किसे कहते हैं? अगली हेडिंग है आपकी विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा। अब ये विद्युत धारा की दिशा, जैसे मान लो कोई धनात्मक आवेश है और यहाँ ये है आपकी धारा, और इस साइड में एक ऋणात्मक आवेश है और ये नीचे की तरफ है आपकी धारा आई। ठीक है, अब जो धनात्मक आवेश होता है, जिस दिशा में धनात्मक आवेश प्रवाहित होता है उसी दिशा में विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। ठीक है, जिस दिशा में धनात्मक आवेश प्रवाहित होता है उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ये अगर इसका हम याद करना चाहें तो मान लो ये जो धनात्मक आवेश है वो पढ़ने वाला है। ठीक है, पढ़ने वाला व्यक्ति है, और ये जो धारा है वो कम पढ़ने वाला व्यक्ति है, कम पढ़ने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला। ठीक है, ये जो धनात्मक आवेश है वो ज़्यादा पढ़ने वाला है और ये जो विद्युत धारा है वो कम पढ़ने वाला है। अब ये धनात्मक आवेश जिस दिशा में, मतलब पढ़ने वाला जिस दिशा में जाता है, ये विद्युत धारा कम पढ़ने वाला भी उसी दिशा में जाएगा। ये सोचेगा कि हम कम पढ़ने वाले हैं, अगर पढ़ाकू वाले के साथ साथ चलेंगे तो हम भी ज़्यादा पढ़ने में हो जाएंगे, इसलिए जो धनात्मक आवेश है उसकी दिशा में विद्युत धारा जाती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिस दिशा में विद्युत धारा, जिस दिशा में ऋणात्मक आवेश बहता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में कौन बहती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में बहती है। ये मान लो ये क्या है? कम पढ़ने वाला। ठीक, कम पढ़ने वाला, और ये क्या है? ज़्यादा पढ़ने वाला। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने वाला। अब कम पढ़ने वाला जिस दिशा में जाएगा, ये ज़्यादा पढ़ने वाला सोचेगा कि अगर हम इसकी दिशा में जाएंगे तो हम भी उसी की तरह कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए यह इसके विपरीत दिशा में जाता है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में बहती है और विद्युत धारा धनात्मक आवेश के दिशा में बहती है। लिख दे रहे हैं, लिख क्या दे रहे हैं, आप समझ जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा धनात्मक आवेश की दिशा में चलती है और विद्युत धारा ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा में चलती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि विद्युत धारा का परिपथ में प्रवाह किस दिशा में होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है विद्युत धारा का परिपथ में प्रवाह। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में, ठीक है। अब अगली हेडिंग है विद्युत धारा की दिशा परिपथ में। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में क्या होती है? मान लो जैसे कोई परिपथ बना ले, ऐसे एक परिपथ है ये आपका, ठीक है, यहाँ से ये आपका एक परिपथ है ऐसे, और हमें पता है कि हर परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो है पहले से मौजूद रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज, ठीक है। हर परिपथ में इलेक्ट्रॉन
वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, तो ये इस साइड में मान लो हम इसको जोड़ दे रहे हैं धनात्मक सिरे से, और धनात्मक सिरा हमेशा बड़ा होता है और जो ऋणात्मक सिरा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब इस दिशा में, अब हमें पता है, जाहिर सी बात है, जिस दिशा में प्लस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो वह प्लस की दिशा में भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि अगर ये ऋणात्मक दिशा में जाता है जिसको भयंकर क्या होता है, प्रतिकर्षण मिलता है, इसलिए यह धनात्मक दिशा की तरफ जाता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खुद ही एक ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक आवेश इसके ऊपर रहता है, इसलिए ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अब इस दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो धारा जाहिर सी बात है कि किसकी दिशा में जाएगी। अभी बताया गया कि जिस दिशा में धनात्मक आवेश होता है धारा उसकी दिशा में जाती है। अब धारा यहाँ से जाती हुई किस पे जाके खत्म होगी, माइनस सिरे पर। अब एक चीज़ इसमें से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत धारा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है धारा उसके विपरीत दिशा में जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, धारा उसके विपरीत, तो लिख सकते हैं धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। यह ये हुई आपकी पहली लाइन कि धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कैसा होता है, विपरीत होता है। और दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं कि धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से शुरू होकर उसके ऋणात्मक सिरे पर जाकर खत्म होता है। धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से शुरू होकर ऋणात्मक सिरे पर खत्म होता है। ठीक है, ऋणात्मक सिरे पर खत्म होता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि विद्युत धारा की दिशा, जिस दिशा में अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है, धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से होकर ऋणात्मक सिरे पर जाके खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम हर एक चैप्टर की, आपके हाई स्कूल 9th 12th की, हम हर एक चैप्टर की पार्ट बनाएंगे, हर एक चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।